ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग को अब एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन 7-8 दिन बाद बीत जाने के बाद भी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर ये हमला किया क्यों गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे सैन्य अभियान को सही ठहराते हुए कहा कि इसका मकसद सिर्फ एक है, अमेरिकी लोगों की सुरक्षा। ट्रंप के मुताबिक ईरान से 3 बड़े खतरे पैदा हो रहे थे। पहला, उसका परमाणु कार्यक्रम, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और तीसरा पूरे मध्य पूर्व में फैला ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क जैसे हिजबुल्ला, हमास और हुती विद्रोही, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। कागज पर तो ये वजह साफ दिखाई देती, लेकिन जैसे ही इस कहानी की परतें खुलती हैं, एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। क्योंकि जिस दिन ईरान पर हमला किया गया, उसके कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच नई न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत भी चल रही थी। फरवरी में दोनों देशों के बीच 3 राउंड की बातचीत हो गई थी। लगा था कि सब पटरी पर लौट आएगा। 3 राउंड की वार्ता के बाद वियना में समझौते की तकनीकी शर्तों पर विस्तार से चर्चा भी होने वाली थी। यानी एक तरफ बातचीत की मेज सजी हुई थी और दूसरी तरफ अमेरिका मध्य पूर्व में 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर रहा था। और फिर बातचीत आगे बढ़ने से ठीक पहले हमला हो गया। इस सैन्य कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी के आसपास सवाल, संदेह और अलग अलग थ्योरीज जन्म लेती। इनमें से एक थ्योरी इस युद्ध को एक अलग ही नाम देती है, नाम ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले तक दुनिया भर के मीडिया में एक ही मुद्दा छाया हुआ था। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइलें, नए नए दस्तावेज सामने आ रहे थे। कई बड़े नामों पर सवाल उठ रहे थे। कुछ नेताओं को पद छोड़ना पड़ा तो कुछ पर जांच की तलवार लटक गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह मामला लगातार सुर्खियों में था। लेकिन फिर अचानक तेहरान के आसमान में मिसाइलें चमकने लगी और उसी पल से दुनिया का ध्यान भी बदल गया। तो क्या ये महज एक संयोग है कि जब दुनिया एप्स्टीन फाइलों पर चर्चा कर रही थी, तभी मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। कहानी की शुरुआत एप्स्टीन फाइलों से। दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी कुछ दस्तावेजों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। ये दस्तावेज कुख्यात वित्तीय कारोबारी और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े थे। एप्स्टीन का मामला वर्षों से विवादों में रहा है, क्योंकि उसके संपर्क दुनिया के बेहद प्रभावशाली लोगों में से जुड़े बताए जाते रहे। नई फाइलों के सामने आने के बाद कई नाम फिर से चर्चा में आ गए। इसमें शामिल थे ब्रिटेन के पूर्व शाही सदस्य प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडेलसन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक। कुछ रिपोर्टों में यह आरोप भी सामने आया कि एप्स्टीन के संबंध इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से भी हो सकते थे। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी। कई प्रभावशाली लोगों पर सवाल उठने लगे, जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल था। न्याय विभाग ने जनवरी में कहा था कि इन दस्तावेजों में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ गलत और सनसनीखेज आरोप भी शामिल हैं। हालांकि ट्रंप ने हमेशा एप्स्टीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया है। अभी जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब खबर आई है कि अमेरिका के न्याय विभाग ने ऑनलाइन कुछ FBI के दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर लगे यौन शोषण के आरोपों से जुड़ी जानकारी है। ये दस्तावेज पहले जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स में शामिल नहीं थे, यानी उस समय ये गायब थे। अब इन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है और ठीक इसी समय मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया। तो क्या ध्यान भटकाने के लिए शुरू हुआ युद्ध? कुछ जानकारों को मानना है कि इस समय संकट का मेल महज संयोग नहीं हो सकता। उनके मुताबिक ये क्लासिक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसे डाइवर्जनरी वॉर कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक जब किसी सरकार पर घरेलू संकट आया है, तो बाहरी संघर्ष शुरू करके जनता और मीडिया का ध्यान दूसरी ओर मोड़ा जा सकता है। इसका एक और असर होता है रैली अराउंड द फ्लैग, यानी जब कोई देश युद्ध में होता है तो जनता अक्सर सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है। और ईरान पर अटैक करने से हुआ भी ऐसा ही। अल जजीरा की एक खबर के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद गूगल पर एप्स्टीन फाइल्स की खोज अचानक से कम हो गई, यानी मीडिया का ध्यान बदल गया है। हालांकि ये केवल एक थ्योरी है, इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन सवाल जरूर उठने लगे। ये थ्योरी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस समय अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई तरह के राजनीतिक दबाव बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में 3 बड़े विवाद सामने आए थे, जैसे मिनियापोलिस में नागरिक अधिकारों को लेकर विवाद। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने यहां अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसके तहत बड़ी संख्या में संघीय एजेंट तैनात किए गए और कई जगह छापेमारी हुई।
इसी दौरान एक कार्रवाई में आईसीई एजेंट की गोली से एक स्थानीय महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि इन अभियानों में नस्ली प्रोफाइलिंग, बिना वारंट गिरफ्तारी और अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। इसी वजह से कई नागरिक अधिकार समूहों ने सरकार के खिलाफ मुकदमे भी दायर किए और देश भर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किया जाना भी दूसरा मुद्दा है। ट्रंप ने पिछले साल ही दुनिया में के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया था। ट्रंप का तर्क था कि इससे अमेरिकी उद्योग और नौकरियों की रक्षा होगी, लेकिन कई अमेरिकी संगठनों, कंपनियों और व्यापार संगठनों ने अदालत में दलील दी कि राष्ट्रपति को इस तरह एक तरफा वैश्विक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार ट्रंप की लोकप्रियता भी गिर रही है। YouGov की एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 38% अमेरिकी ही ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं, यानी वे उनके प्रदर्शन को अच्छा मानते हैं। वहीं 59% लोगों ने ट्रंप के कामकाज को नापसंद किया है, जो उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक का सबसे ज्यादा असंतोष माना जा सकता है। अप्रूवल रेटिंग ऐसे समय में गिर रही हैं जब कुछ ही महीनों में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे समय में युद्ध एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो राष्ट्रीय राजनीति का पूरा एजेंडा बदल देता है। मगर कहानी सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है, इसमें एक और नेता का भी हित जुड़ा हुआ है, बड़ा हित, और ये नाम कोई और नहीं, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। दरअसल नेतन्याहू पिछले 3 दशकों से एक ही बात दोहराते आए हैं, ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो उसका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से नेतन्याहू को क्या फायदा हो सकता है। नेतन्याहू की राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि उनका पूरा राजनीतिक करियर संकट की राजनीति पर टिका रहा है। 1990 के दशक से लेकर आज तक कई बार ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार किसी बड़े सुरक्षा संकट या युद्ध के बीच वो और मजबूत होकर वापस लौटे। इसी वजह से उन्हें संकट जीवी नेता भी कहा जाता है। और अभी इजराइल की राजनीति भी ऐसे ही एक दौर से गुजर रही है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद गाजा में जो युद्ध शुरू हुआ उसने इजराइल को सैन्य रूप से मजबूत जरूर दिखाया, लेकिन राजनीतिक तौर पर तस्वीर उतनी आसान नहीं रही। गाजा में भारी नागरिक हताहतों के कारण यूरोप के कई देशों ने इजराइल की आलोचना की। अरब देशों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि को भी झटका लगा। ऐसे माहौल में ईरान के खिलाफ युद्ध नेतन्याहू के लिए एक नया राजनीतिक नैरेटिव बना सकता है, और इसके पीछे एक सीधी सी राजनीतिक गणित भी है। इजराइल में ये चुनावी साल है। अगर युद्ध के दौरान सैन्य सफलता मिलती है तो नेतन्याहू अपने समर्थकों से कह सकते हैं कि हमने इजराइल की सुरक्षा बहाल की, हमने पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल दिया और हमने ईरान के खतरे को कमजोर कर दिया। यही वजह है कि इजराइल के भीतर इस सैन्य कार्रवाई को काफी समर्थन भी मिल रहा है। इस हफ्ते इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से हुए एक सर्वे के मुताबिक करीब 81% इजरायली जनता ईरान पर हमले का समर्थन करती है और लगभग 63% लोग चाहते हैं कि यह अभियान तब तक जारी रहे जब तक ईरान की सरकार गिर न जाए। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल में जो नेता आमतौर पर नेतन्याहू के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, वे भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड ने तो साफ कहा कि इस सैन्य अभियान पर मैं सरकार और इस ऑपरेशन के साथ खड़ा हूं। यानी घरेलू राजनीति के लिहाज से देखें तो ये युद्ध नेतन्याहू के लिए एक बड़ा राजनीतिक मौका भी बन सकता है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम ने कई विशेषज्ञों को 2003 का इराक युद्ध याद दिला दिया। तब अमेरिका ने दावा किया था कि इराक के पास विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन बाद में ये दावा गलत साबित हुआ। उस युद्ध के परिणाम बेहद गंभीर रहे। लाखों लोगों की मौत, लंबे समय तक अस्थिरता, आतंकवादी संगठनों का उभार। अब कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चला तो उसके परिणाम भी पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकते हैं। आपका इस पूरे वीडियो के बारे में, जो थ्योरीज चल रही हैं उनके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस स्क्रिप्ट को हमारी साथी खुशबू ने लिखा है। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे तौफीक है। शुक्रिया।